हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी टीआरई 3.0 क्लास 6 to 10 के लिए ज्योग्राफी से टारगेट 35 प्लस सीरीज का सेट 2 देखेंगे। ध्यान रखें, आपको बीपीएससी पैटर्न के जैसा ही 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको निश्चित ही एग्जाम वाला फील महसूस होगा। आप इसे टेस्ट की तरह ही लें। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए उसमें बताना है कि कौन सा मानचित्र के बारे में कथन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन में दिया हुआ है, मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, समय और चित्र, जिसे प्रतीक भी कह सकते हैं आप। बी ऑप्शन में है, जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे कि महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन में है, जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर, कस्बा को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र का उपयोग करते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका। अच्छा, पहले कथन ए के बारे में बात करते हैं। क्या दिया है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, समय और चित्र। ठीक है, तो दूरी होता है, चित्र होता है, समय नहीं होता है। मानचित्र पर आप समय नहीं दिखा सकते। यहाँ पे होना चाहिए था दिशा। क्या होना चाहिए था? दिशा होना चाहिए था। ठीक है, तो पहला कथन गलत हो गया। बी कह रहा है कि जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों और देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात सही है। ठीक है, ठीक जैसे ए बी सी कथन दिया हुआ लिखा गया है यहाँ पे, सेम यहाँ पे आपको क्लास 6 का देखेंगे एनसीईआरटी बुक, वहाँ से मानचित्र चैप्टर से सेम कथन उठा करके रखा गया है। यहाँ पे सिर्फ समय की जगह पर दिशा होना चाहिए था। बाकी यहाँ पे देखेंगे सी ऑप्शन भी सही है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे कि गांव या शहर, जिसे हम लोग कस्बा भी कह सकते हैं, को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन भी सही है और सी ऑप्शन भी सही है। ए ऑप्शन गलत है यहाँ पे। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और चित्र या प्रतीक। चित्र दिया होगा तो भी सही होगा, प्रतीक दिया होगा तो भी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, और हाँ एक चीज़ और, अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में अगर क्वेरी होता है, कोई दिक्कत होता है, कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, तो उस क्वेश्चन का नंबर डाल करके आप कमेंट करें कि सर ये क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं समझ में आया, तो हम कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको समझा दूँ। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी है कोई क्वेश्चन का, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसको निश्चित तौर पर आपको हम जरूर उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ नेक्स्ट वीडियो का 40 क्वेश्चन कराने के ठीक बाद देंगे। ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है? 2.0, 6.0, 5.0 या 7.0। तो यहाँ पर देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका 5.0। ठीक है, अच्छा ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं, तो इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, देखेंगे जो 2 है ना, तो 2 या 2 उससे अधिक कम का भूकंप है तो थोड़ा सा ही महसूस कर सकते हैं आप कि यहाँ भूकंप आया था। ठीक है, अगर 5 है, ठीक है, 5 या 5 से अधिक का भूकंप गिरने वाली चीज़ों का नुकसान पहुँचा सकता है, ध्यान रखेंगे। और अगर ये 6 है, ठीक है, अगर 6 है तो 6 या उससे अगर अधिक तीव्रता वाला भूकंप है तो बहुत मजबूत माना जाता है ये। और अगर ये 7 है तो 7 जो है ये बड़े भूकंप के रूप में इसको वर्गीकृत किया जाता है। इससे अच्छा खासा जान माल की हानि होती है। और अगर 9 है तो अब तो जानते नहीं रहे हैं कि इसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कितना नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 5। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता होती है। किसी स्थान का तापमान है वो निर्भर करता है स्थान के अक्षांश पर, स्थान की ऊंचाई पर, समुद्र तल से गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे जो पहला कथन है, ऑप्शन है स्थान के अक्षांश पर, तो ये सही है। कहने मतलब ये है कि अगर मान लेते हैं अगर ये हमारा पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, जैसे जैसे हम अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे, है ना, तो क्या होगा, अक्षांश के स्थान पर अगर हम ये इस अक्षांश पर हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ हो सकता है आपको ज़्यादा गर्मी लगेगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये अक्षांशों पर निर्भर करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो ये बात सही है। स्थान की ऊंचाई पर, अब जैसे कि स्थान को इससे अगर हम किसी हाइट पर चले जाएँ तो वहाँ पर हो सकता है आपको ठंडक महसूस होगी। अगर वही नीचे आ जाए,
समतल एरिया में, तो हो सकता है आपको वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी महसूस होगी, तो ये भी बात सही है ना। ऊंचाई वाला स्थान पर आपको ठंडक महसूस होती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है उस हाइट पर कि हम किस हाइट पर रहते हैं। और सी ऑप्शन में है कि गर्म और ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति पर, तो जाहिर सी बात है कि महासागरीय जो धाराएं हैं वो कैसी हैं, अगर गर्म जल धारा है तो आपको गर्म ही वहाँ पर महसूस होगी, है ना। और अगर ये ठंडक है तो वहाँ पर आपको शीतलता महसूस होगी, तो यही बात सही है। तो यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे कथन सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करना है आपको। ऑप्शन ए में है पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण से पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। बी ऑप्शन में है पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है। सी ऑप्शन में है नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोक लेती है तथा पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में सहायता करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वही ये है कि पृथ्वी द्वारा प्राप्त और सौर विकिरण पृथ्वी की सतह को गर्म कर देती है, ये बात सही है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाती है, तो ये भी सही है। जबकि सी ऑप्शन में लिखा है कि नाइट्रोजन पृथ्वी द्वारा विकृत ऊष्मा को रोक लेती है, नाइट्रोजन नहीं रोक पाती, ये गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ जो सही है वो ए और बी सही है, तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। पहला ऑप्शन में है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्या यह पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान से संबंधित है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, क्या यह पश्चिम घाट के पश्चिमी ढलान से संबंधित है। कंटीली झाड़ियाँ राजस्थान से संबंधित है। मैग्रोवन सुंदरवन से। तो यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म जो है ये गलत है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे मैग्रोवन, ये सुंदरवन से संबंधित है, ये बात सही है, सबको पता होगा आप लोग को। कंटीली झाड़ियाँ ये राजस्थान से संबंधित है ना। राजस्थान के क्षेत्र में देखेंगे जो मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है वहाँ पर आप लोगों को कंटीली झाड़ियाँ देखने को मिलेगी, ये बात सही है, ठीक है। और बात करें हम जो यहाँ दिया हुआ है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, तो वर्षा वन कहाँ देखने को मिलता है, जहाँ पर भारी वर्षा होती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है, तो ये अधिक वर्षा कहाँ होगा। तो पहले समझिए, जैसे अगर ये मेरा भारत है तो ये वाला एरिया जो है, अब देखेंगे थोड़ा सा, ये वाला जो एरिया है ये है ना, ये एरिया क्या है, ये पश्चिमी घाट मान लेते हैं, ये पश्चिमी घाट है, मान क्या लेते है ही है ना, पश्चिमी घाट यहाँ पे है। तो इसका इधर वाला एरिया क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पूरब और इधर कहलाएगा पश्चिम, ठीक है। बात समझ में आया। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इधर पूरब होगा कि इधर पश्चिम होगा। तो ये हमारा अगर यदि क्या है, ये घाट है, पश्चिम घाट है, तो इधर वाला एरिया जो है इधर क्या है, पूरब है, और इधर वाला पश्चिम है। तो यहाँ देखेंगे कि इस वाला एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होता है और इधर वाला एरिया में, ये वाला एरिया में कम वर्षा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, वैसे आप जानते होंगे कि कल का भी शायद हमने वीडियो में बताया था कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ जो दिया है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ना, तो ये कहाँ पर होगा, किस में होगा, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पे होगा या पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर होगा। तो आप देखेंगे कि वर्षा वन कहाँ आना चाहिए, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इधर पश्चिम में और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, इसका होना चाहिए ये वाला कथन के साथ। तो ये वाला गलत हो गया पहला। और उसके बाद लिखा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान पर होना चाहिए, है ना, ये पूर्वी ढलान इधर है, तो इधर ये होना चाहिए था, ये पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि बी ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, उल्टा पलटा यहाँ पे लिखा हुआ, ये इसके साथ होना चाहिए था और ये वाला इसके साथ होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखेंगे जो गलत है वो ए और बी दोनों गलत है, जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे गलत है, ठीक है। आई बात समझ में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव करें। पहला ऑप्शन में है प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण और उत्पादन शामिल होता है। ध्यान रखेंगे, चाहे कृषि के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे कृषि के बारे में बात करें, चाहे प्राकृतिक संसाधनों का पहली बार हम निष्कर्षण कर रहे होते हैं, उत्पादन कर रहे होते हैं, ये सभी प्राथमिक कार्य में आता है। द्वितीय कार्य में क्या आता है, तो हमने जो प्राथमिक कार्य में जो काम किया है उसी चीज़ का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग कुछ अच्छी चीज़ का कर रहे हैं तो वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और उसके बाद अगर किसी चीज़ का सर्विस दे रहे हैं, चाहे कुछ चीज़ हम बेच रहे हैं, चाहे कुछ चीज़ को अगर हम पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, या बैंकिंग सर्विस दे रहा है, या फिर कोई कंडक्टर है, कोई ड्राइवर है, इसमें क्या करता है, सर्विस देता है। कोई प्रोडक्ट यहाँ बना नहीं रहा है, सर्विस दे रहा है आपको, सेवाएँ, ठीक है। बैंक में बैठ करके जो बैंकर्स लोग होते हैं वो सब क्या आपको सेवा ही दे रहा है, तो वो सभी आ जाएगा आपका तृतीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सा प्राथमिक होगा, कौन सा द्वितीयक होगा।
द्वितीयक मतलब समझ जाना है मैन्युफैक्चर के कुछ कर रहा है क्या, मैन्युफैक्चर से बात हो रही है क्या, तो समझ जाना वो द्वितीयक क्षेत्र में है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि संबंधित जो भी कार्य होंगे वो सभी प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ इतना है, जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे गेहूं का उत्पादन किया तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन वही अगर ये गेहूं को ले जा करके हम फैक्ट्री में ले जा करके उसको आटा बना दिए, तो मैं फैक्ट्री में ले जाने के बाद जो हमने किया उसको जो बना दिए, क्या बनाए, आटा बनाए, तो वो द्वितीय क्षेत्र में फिर आ जाएगा। और उसी आटा का ले करके मान लेते हैं कोई केक बनाया तो वो भी तो द्वितीय क्षेत्र में ही आएगा। लेकिन वो जो केक बनने के बाद जो कोई बेच रहा है, सेल कर रहा है, वो फिर जो सेल बेचने का जो काम कर रहा है उसका काम क्या है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत का काम है। बात समझ में आया, यानी वो सर्विस दे रहा है। ठीक है, जैसे अभी भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो ये भी क्या है, एक सर्विस है, ये तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो पहला ऑप्शन देख लिया आप। सेकेंड ऑप्शन देखेंगे बैंकिंग, यातायात और विज्ञापन द्वितीय गतिविधियों के उदाहरण हैं। और सी ऑप्शन में कि तृतीय गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, प्राथमिक गतिविधियाँ प्राकृतिक संसाधन का हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो ये प्राथमिक गतिविधि हुआ कि नहीं, ये तो सही है। पूछा क्या है कि सही विकल्प का चयन करें, तो ये सही है। बी ऑप्शन में क्या है, बैंकिंग यातायात, देखिए बैंकिंग यातायात विज्ञापन ये सब क्या है, ये क्या ये द्वितीय क्षेत्र का है, क्या मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, क्या यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, नहीं, सर्विस दिया जा रहा है, सेवा दिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, ये होना चाहिए था तृतीय क्षेत्र का। बात करें हम तृतीय गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को प्रसंस्करण यानी कि मैन्युफैक्चर, यानी कुछ चीज़ को हम नया चीज़ बना रहे हैं, प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो क्या ये तृतीयक में आएगा, नहीं, ये द्वितीयक में आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बस आपको कॉन्सेप्ट इतने याद रखना है कि क्या पहले प्रोडक्शन किया जा रहा है, उत्पादन किया जा रहा है, जमीन वगैरह से खनन किया जा रहा है, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में होगा। कृषि से कोई भी संबंधित उत्पादन किया जाए, उपजा को उत्पादन कर रहा है, या फिर मत कर सकते हैं उसको क्या, उपजाना जो होता है वो कर रहा है काम। ठीक है, कृषि कार्य में कोई लगा हुआ है तो वो सभी प्राथमिक कार्य का ही है। ठीक है, वही चीज़ चला जाता है अगर फैक्ट्री में, मिल में उत्पादन किसी चीज़ को हम नया चीज़ प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र में। और फिर उसका कोई सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो वो तृतीय क्षेत्र में जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा है। ठीक है, अब सवाल आ गया यहाँ पे, बिहार राज्य का उत्तरी पश्चिमी भाग घिरा हुआ है किसके द्वारा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी, कैमूर पठार, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ज़रा समझने का प्रयास करते हैं। जिससे मान लेते हैं अगर ये मेरा बिहार है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसको 4 भागों में बांटें तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर ऊपर में है और पश्चिम, इधर ये पूरब है, इधर ये पूरब है, इधर ये पश्चिम है, इधर ये आपका उत्तर है, ये इधर आपका उत्तर है। ठीक है, इधर ये आपका पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम कौन सा एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया हो जाएगा, ये वाला एरिया। तो यहाँ एरिया के बारे में बात कर रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा घिरा हुआ है भाग। तो देखेंगे सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी जो है ये कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में, पश्चिम चंपारण में है ना, तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, इस एरिया जगह पर है, ये एरिया पे है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी बारे में तो ये बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर ही क्या हो जाएगा, सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। कैमूर का पठार कहाँ देखने को मिलेगा, ये वाला एरिया जहाँ पर कैमूर पठार के अंतर्गत कैमूर और एक दूसरा रोहतास आता है, जो ये वाला एरिया में यहाँ पे है। ठीक है, राजगीर पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे अब इधर वाले एरिया में है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होते। अगर आपको थोड़ा सा मैप अगर ये क्लियर है तो यहाँ पे देखेंगे कि ये हो जाएगा इसका सही आंसर, सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी। ठीक है, कैमूर पठार ध्यान रखेंगे यहाँ पर है, रोहतास और कैमूर दोनों ये आते हैं जिले कैमूर पठार के अंतर्गत। सोमेश्वर श्रेणी पहाड़ी के अंतर्गत आएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। सवाल है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, चूना पत्थर, बॉक्साइड, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो कैमूर का पठार है ये आपका चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखेंगे कि कैमूर पठार के अंतर्गत रोहतास भी आता है, रोहतास से देखेंगे कि डालमिया जो है करके जो सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पर है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, कैमूर का पठार मैंने कहाँ बताया, ध्यान है ना, यहाँ पे इस जगह पे है। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का अधिकतम क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन, कछारी मिट्टी से। कछारी मिट्टी को हम लोग कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। और ध्यान रखेंगे कि अगर ये बिहार है, ठीक है, तो बिहार देखेंगे कि ये वाला एरिया जो है थोड़ा सा तराई क्षेत्र वाला आता है। ठीक है, ये आपका सोमेश्वर की जो पहाड़ी आता है, बाकी इधर ये हमारा देखेंगे ये भी इधर कैमूर का पठार है, और साथ साथ इधर देखेंगे इधर ये
विंध्यन का जो क्षेत्र है वो वाला पठारी क्षेत्र है। बाकी इधर जो सारा एरिया है ना, लगभग 90+ जो है ये कछारी मिट्टी से ही फैला हुआ है। कछारी मिट्टी को ही ध्यान रखेंगे कि इसको कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करना आपको। अगर आपको कछारी मिट्टी दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इंग्लिश वाला वर्जन में देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश हिंदी तो दोनों दिया रहता है। तो आप इंग्लिश वाला में देखेंगे तो वहाँ आपको इसका इंग्लिश एलुअल जो मिट्टी होता है ना, वो आपको देखने को मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता ना, तो आप इंग्लिश वाले वर्जन में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कछारी मिट्टी का सही आंसर होगा। अधिकतम जो क्षेत्र है वो कछारी मिट्टी से ये घिरा हुआ है बिहार। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, ठीक है। रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियाँ, उत्तर गंगा मैदान, या फिर उपरोक्त में से अधिक होगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है, पहले तो ये जानिए कि ये जो है ना उत्तर गंगा मैदान, ये सबसे नवीन है, ठीक है। और पूछा क्या है, पुराना, लेकिन ये जो उत्तर गंगा का जो मैदान है ये सबसे नया है। क्यों नया है? क्योंकि आज भी ये बन रहा है, आज भी इसका निर्माण जारी है, ठीक है। उत्तर गंगा मैदान का जो जलोढ़ मिट्टी से बन रही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जैसे अगर ये हमारा बिहार है, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे जो पुराना है ये आपका यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया यहाँ पर देखेंगे ये सबसे पुराना है, ठीक है। यहीं पर आपको देखने को मिलता है खड़गपुर की पहाड़ियाँ, तो ये सबसे पुराना है, ठीक है। इस बार से दूसरे नंबर पर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो कैमूर का पठार है, जो रोहतास पठार के भी कह रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो कैमूर का पठार या रोहतास का पठार ये दूसरे नंबर पर है। जबकि देखेंगे यहाँ पे जो आपका देखिए सोमेश्वर की पहाड़ियाँ देखने को मिलता है, ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है। ये सबसे पुराना के बता रहे हैं क्रम से, ये सबसे पुराना पहले नंबर पर, इसके दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर। इसके बाद फिर ये देखेंगे जो मैदान है ये चौथे नंबर पर है, जिसका निर्माण आज भी जारी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो इसमें जो सही आंसर है वो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, यहाँ पे ये वाला होना चाहिए था, तो उपरोक्त में से यहाँ पे कोई नहीं होगा सही आंसर, ठीक है। खड़गपुर की पहाड़ियाँ का दिया होता तो ये सही आंसर होता। अगर इसमें पूछा जाए तीन में से कौन सही है, कौन सा सबसे पुराना है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा देख लीजिए आप। ये तो हो गया सबसे नवीन हो गया, तो ये पहले नंबर पर है। ये रोहतास का पठार दूसरे नंबर पर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि ये हमारा यहाँ पे इन तीनों में सबसे पहले नंबर पर रोहतास पठार होगा। लेकिन अगर बात करें बिहार का सबसे भूतात्विक दृष्टि से देखें, जब सबसे जो पुराना है वो है आपका ये खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं, जो ये एरिया में देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। ऑप्शन में है पटना गया, पूर्णिया गया, पूर्णिया और पटना, ठीक है। या उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि जैसे ये बिहार है, तो बिहार के बीच से क्या गंगा पार करती है, बिहार के लगभग दो भागों में बांटती हैं। तो ऊपर वाला जो है ये ऊपर देखेंगे कि ये जलोढ़ मिट्टी है का ज़्यादा देखने को मिलता है, और इधर देखने को मिलेगा आपको थोड़ा सा पुरानी मिट्टी देखने को ज़्यादा मिलता है, बांगर मिट्टी देखने को ज़्यादा मिलता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया क्या है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न से किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इधर वाला एरिया में आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को कम मिलता है, ना के बराबर मिलता है। तो इधर देखेंगे गया आपका दक्षिण में है, ठीक है। इस तरह से पूर्णिया और ये पूर्णिया ये भी देखेंगे किधर है, ये गंगा के दक्षिण में है। जबकि यहाँ पे नहीं, पूर्णिया तो इधर नहीं है, पूर्णिया आपका इधर दक्षिण उत्तर में देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर बिहार उत्तर गंगा मैदान की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। पूर्णिया इधर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्णिया तो अच्छा, ये पुरानी जलोढ़ पूछा है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा है। तो पुरानी जलोढ़ मतलब है कि नहीं अगर तो पूछा जाता, ठीक है, तो ये इधर आता, लेकिन पूछा किधर है, दक्षिण के तरफ के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूर्णिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर बिहार की तरफ देखने को मिलेगा। और तो ये पूर्णिया तो होगा नहीं दोनों में, तो यहाँ बच रहा हमारा पटना और गया, ठीक है। पटना और गया है, तो ये सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पटना और गया में पुरानी जलोढ़ मिट्टी देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम है? बताना आपको बिहार के भूगर्भिक इतिहास में सबसे नवीनतम कौन सा है, बताइए। अभी तो इसका आंसर उन्होंने बताया है। दक्षिण पूर्व का धरवार शैल,
पठारिया भाग, बिहार का मैदान या उपयुक्त में से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका बिहार का मैदान। ठीक है, बिहार का जो मैदान है, आज भी हमने कहा कि इसका निर्माण जारी है। तो ये भूगर्भिक इतिहास से देखा जाए तो ये सबसे नया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ये है पश्चिम चंपारण। ठीक है, पूछा जाए आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम चंपारण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पश्चिम चंपारण कहाँ पर है पता है ना आपको? कहाँ पे? यहाँ पे, ये वाला सोमेश्वर जो श्रेणी है ना, सोमेश्वर की जो पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर किला के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे है आपको पश्चिम चंपारण, और इसी के बगल में देखेंगे पूर्वी चंपारण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? ठीक है, पूछा जा रहा है आपसे, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। मुंगेर, रोहतास, जमुई। चलिए इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप कि भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार के 4 प्रकार की चट्टानें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? तो पहला है आपका, पहला ध्यान रखेंगे धारवाड़ चट्टान। ठीक है, धारवाड़ चट्टान। ठीक है, दूसरा है आपका विंध्यन चट्टान, विंध्यन की चट्टान। ठीक है, तीसरा देखने को मिलेगा आपको टर्शियरी चट्टान। और ये चट्टान कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा वो भी अभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद है एक है क्वाटरनरी चट्टान। ठीक है, ये 4 तरह के चट्टानें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मान लेते हैं कि मेरा अगर बिहार है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि पहला क्या है, धारवाड़ की चट्टान। तो धारवाड़ की चट्टान आपको ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, विंध्यन चट्टान इधर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद फिर टर्शियरी जो चट्टान है ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और क्वाटरनरी जो चट्टान है, ये जो गंगा का मैदान है, ये वाला एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये बिहार की मैप समझें आप, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये वाला एरिया में धारवाड़ की चट्टान, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको विंध्यन चट्टान। ठीक है, इसके बाद फिर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे ये वाला एरिया में टर्शियरी चट्टान, और ये जो है आपको क्वाटरनरी चट्टान है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो मैदानी भाग है। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा है धारवाड़ के बारे में। तो धारवाड़ हमने कहाँ बताया, धारवाड़ बताया मैंने इस एरिया में। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे पूछा है कि कौन सा रचना वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि मुंगेर यहाँ पर है, जमुई इधर ही इसी एरिया में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इस एरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन रोहतास कहाँ पर है, ये आपका विंध्यन चट्टान के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो देखेंगे आप कैमूर है ना, और साथ में रोहतास। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैप में पर ध्यान रखें ये चारों कहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको धारवाड़ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको विंध्यन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इस जगह पर टर्शियरी देखने को मिलेगा, और ये वाला जो एरिया है जिससे पूरे यानी कि पूरे कह सकते हैं ज़्यादातर जो फैला हुआ है क्वाटरनरी चट्टान ही फैला हुआ है पूरा, जो गंगा का जो मैदान है, मैदानी इलाका है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। कौन? यहाँ पे रोहतास नहीं है, ये विंध्यन चट्टान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, बाकी मुंगेर और जमुई आपका धारवाड़ चट्टान के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है, संरचना के आधार पर बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें नहीं पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो क्या पूछा गया है कि चट्टान नहीं पाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ई ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे चट्टानें नहीं पाई जाती हैं, ये धारवाड़ पाई जाती हैं, विंध्यन भी पाई जाती हैं, क्वाटरनरी भी पाई जाती हैं, और एक और कौन था, एक और आपका था टर्शियरी चट्टान है ना। देखिए मैंने क्या बताया था 4 होता है, टर्शियरी चट्टान एक और है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 4 तरह की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं पाई जाती हैं इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ पे तीनों पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिहार का मैदानी भाग
जो तैथित सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है, बिहार के कुल क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? बिहार का मैदानी भाग जो तैथित सागर के ऊपर विकसित हुआ बताया जाता है, बिहार के कुल क्षेत्रफल लगभग कितना प्रतिशत है? 90%, 95%, 55%, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर है 95%। ध्यान रखेंगे 95% जो है वो तैथित सागर के ऊपर जो विकसित हुआ है, ठीक है, वो उसका 95% भाग है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नेबुलर परिकल्पना खाली स्थान की उत्पत्ति से संबंधित है, धरती, ग्रह या सौरमंडल? या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सौरमंडल। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सौरमंडल सही आंसर है इसका। ठीक है, और ये नेबुलर परिकल्पना जो है ये 1796 में दी गई थी। 1796 में ये परिकल्पना दी गई थी, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी के बैरिस्फीयर परत के मुख्य घटक क्या हैं? सिलिका और एल्युमिनियम, कॉपर और जिंक, लोहा और निकल? उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? अगर आपको ये पता है कि बैरिस्फीयर परत है क्या, तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो नहीं बता पाएंगे। ध्यान रखेंगे बैरिस्फीयर जो परत है इसको हम लोग क्रोड भी कहते हैं। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्रोड कहते हैं। ठीक है, बैरिस्फीयर परत को हम लोग क्रोड भी कहते हैं। नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है, बस कन्फ्यूजन इसी बात की है। ठीक है, तो क्रोड आप लोग जानते होंगे ये बना हुआ है निफे से, यानी कि निफे मतलब निकेल और फेरस। फेरस मतलब आयरन मतलब लोहा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो नए वर्ड से यहाँ पर है बैरिस्फीयर परत, तो ये क्रोड के नाम से जाना जाता है। और इसका जो मुख्य घटक है वो है लोहा और निकल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? निफे। इसके अलावा भी दो और होते हैं, जैसे सीमा और एक होता है सियाल। ठीक है, इन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है और ये किस परत में पाए जाते हैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये है अरावली। अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम आपको बताना है कि कौन सा होगा। ऑप्शन है तारागढ़, अचलगढ़, शेर। तो यहाँ पे आप लोग तो जानते ही होंगे कि अरावली श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? गुरु शिखर। ठीक है, क्या नाम है? गुरु शिखर है और ये माउंट आबू में है। ठीक है, ये सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन हमने पूछा है दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा अरावली श्रृंखला की दूसरी जो सर्वोच्च चोटी है वो है शेर। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे अरावली श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी शेर है। ठीक है, बाकी बात करें हम अचलगढ़ के बारे में, तो राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित एक किला है ये, और इस किले का निर्माण परमार वंश के शासकों ने करवाया था, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये तारागढ़ आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो इसका जो था मतलब जो तारागढ़ है इसका जो निर्माण करवाया था एक राजा का नाम था, शायद अजय पाल नाम है उसका। ठीक है, अजय पाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो उतना हम लोग को नहीं पढ़ना, हम लोग को तो पढ़ना ज्योग्राफी जनरली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का संचरण करती है? सवाल है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों का संचरण करती है? आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल? उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा? चलिए इसका आंसर अगर पता है तो मुझे कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, आयन मंडल। क्या हो जाएगा? आयन मंडल इसका सही आंसर है। रेडियो संचरण के लिए उपयोग किए जाने वाले वायुमंडल का स्तर जो है वो आयन मंडल है। बात सही है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपक्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? अपक्षय के कारण बताना है आपको कि कौन से पर्वत बनते हैं। अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत या ब्लॉक पर्वत? तो यहाँ पे जो सही आंसर है अपक्षय के कारण बनते हैं अवशिष्ट पर्वत। क्या आपको पता है भारत में कोई अवशिष्ट पर्वत का नाम? एक दो का नाम बताइए। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एक है आपका अरावली। क्या है? अरावली। अरावली।
ठीक है, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। और दूसरा सर्वोच्च चोटी मैंने बताया अभी, शेर। इसके बाद फिर ध्यान रखेंगे नीलगिरी। ठीक है, और इसके अलावा एक और नाम याद रख सकते हैं, पारसनाथ। ये सभी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। पारसनाथ कहाँ है? ये झारखंड में है, और पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, और मतलब कि जो ऊंची चोटी यहीं पर है, पारसनाथ जो पहाड़ी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जबकि वलित पर्वत के कुछ उदाहरण हैं, जैसे हिमालय, है ना, इधर लिख देता हूँ मैं, हिमालय, ये वलित पर्वत के उदाहरण है, हिमालय। ठीक है, यूराल, एक और है आल्प्स। ठीक है, और ब्लॉक पर्वत के कुछ उदाहरण का नाम बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे सतपुड़ा, है ना, सतपुड़ा, जो ये विंध्यन पहाड़ी के ठीक नीचे है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक ब्लैक फॉरेस्ट का नाम से है, जो जर्मनी में है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, ये जर्मनी में ही, ध्यान रखेंगे, भारत में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अवशिष्ट अपक्षय के कारण निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बनते हैं? अवशिष्ट पर्वत। और मैंने इसका 3 उदाहरण दिया है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? क्षोभ मंडल में अधिकांशतः तापमान स्थिर रहता है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुव से अधिक रहती है। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूलकण और जलवाष्प होते हैं। क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूलकण और जलवाष्प होता है। बताना है उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। पहला कथन जो दिया है यहाँ पे कि क्षोभ मंडल में अधिकांशतः तापमान स्थिर रहता है, ऐसी बात नहीं है। और क्षोभ मंडल में तापमान स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर ध्रुव से अधिक होता है, तो ये सही है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखेंगे विषुवत रेखा पर ध्रुवों से अधिक होता है, ये बात सही है। ठीक है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल में सर्वाधिक मात्रा में धूलकण और जलवाष्प होते हैं, तो यहाँ पे ये भी बात सही है कि जो क्षोभ मंडल है उसमें धूलकण और जलवाष्प की मात्रा ज़्यादा होते हैं, जबकि बाकी जो बच गए मध्यमंडल, आयन मंडल, है ना, बहिर्मंडल, इसमें धूलकण की मात्रा जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, तो बी और सी सत्य है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सत्य है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण कृषि है, धान, जूट, चाय, उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। बताना है वृक्षारोपण कृषि क्या है, कौन है इसमें, धान है, जूट है या चाय है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका चाय। ठीक है, चाय जो है ये वृक्षारोपण कृषि है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वृक्षारोपण के अंतर्गत और भी कौन कौन से फसल हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ठीक है, गन्ना है, काजू है, केला है, ये सभी वृक्षारोपण कृषि के अंतर्गत आता है। और वृक्षारोपण कृषि में देखेंगे कि बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे हम लोग कभी कभी रोपण कृषि भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, सेलम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है। सेलम लौह एवं इस्पात उद्योग स्थित है कहाँ पे? केरल में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। तो ये देखेंगे जो सेलम है ये आपका स्थित है तमिलनाडु में। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यहाँ पे तमिलनाडु में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे जो सेलम जो है ना, सेलम लौह इस्पात केंद्र, ये सेल के एक इकाई है, सेल का, SAIL, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है ना, ये ध्यान रखेंगे। फुल फॉर्म इसको पता है ना, स्टील ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। और उसी की इकाई है ये सेलम लौह इस्पात केंद्र, इस्पात उद्योग केंद्र, जो तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार का अवक्षय सामान्यतः बृहत हिमालय में प्रबल होता है? बताना है आपको, निम्न में से किस प्रकार का अवक्षय सामान्यतः बृहत्तर हिमालय में प्रबल होता है या ज़्यादा होता है। ठीक है, ये आपको बताना है।
तो इसका सही आंसर है खंड विखंडन, खंड विघटन, खंड विघटन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो खंड विघटन है ये अवृत हिमालय में ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पश्चिम घाट में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य पश्चिम घाट में आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा। सी ऑप्शन में है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, तो बात करें यदि हम ऐसा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे यहाँ पर क्या है, केरल है। ठीक है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये कर्नाटका है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे गोवा है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के ऊपर फिर देखेंगे इधर, फिर एरिया में ऊपर में देखेंगे इधर ये जो मैंने थोड़ा सा छोटा छोटा बना दिया, तो यहाँ पे वैसे देखेंगे कि इस एरिया में इधर फिर गुजरात आ जाता है, जो कठियावाड़ तट के अंतर्गत आता है। तो ये पश्चिम घाट में भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें कौन कौन नहीं आ रहा है। आंध्र प्रदेश तो नहीं आ रहा है, इसको हटा दीजिए आप। महाराष्ट्र गोवा देखे थे हम लोग, तेलंगाना नहीं था इसमें। ठीक है, कर्नाटक है, उड़ीसा इसमें भी नहीं है, तो ये तो ऐसे हो गया, खत्म हो गया। दो यहाँ पे नहीं है। सी ऑप्शन में है गुजरात था, है ना, ये गुजरात आता है, इसी पश्चिम घाट के अंतर्गत ही आएगा। महाराष्ट्र इसी के नीचे है, गोवा इसी के फिर नीचे है, और कर्नाटक फिर उसी के नीचे है, और केरल ठीक उसी के नीचे है, यानी ये सभी क्रम से ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये कथन सही है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये सभी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें हम उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया आपका, ये सभी देखेंगे ये पूर्वी घाट के अंतर्गत आता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं। कोको जल संधि से, दक्कन जल संधि से, 8 डिग्री चैनल से। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान एक दूसरे से अलग होते हैं, किससे अलग होते हैं, तो ये डंकन जल संधि से अलग होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान जो है वो डंकन जल संधि से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, दक्कन का पठार घिरा हुआ है। सवाल है, दक्कन का पठार घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है ये आपको बताना है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से, अरावली और पश्चिमी घाट से, अमरकंटक और सोमेश्वर की पहाड़ियों से, या उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि दक्कन का पठार 2 श्रृंखलाओं से घिरे हुए हैं, जो है ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों घाटों के बीच में देखेंगे कि दक्कन का पठार का जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट से। तो इसका सही आंसर है, और ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है। भारत का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है, और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के ठीक बीच में स्थित नहीं है। उपयुक्त में से अधिक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु है, ये सही है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून प्रकार की जलवायु, ये तो बात सही है। बी ऑप्शन में कि भारत का उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, उत्तरी भाग मतलब किधर, ऊपर वाले उत्तर प्रदेश हो गया आपका, और जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा के बारे में बात हो रहा है, तो वो समशीतोष्ण क्षेत्र में और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो सही है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है, तो यही बात सही है। कर्क रेखा जो भारत के ठीक बीच से पार हुआ है, तो उसके नीचे वाला जो क्षेत्र है वो किस में आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, तो ये भी बात सही है ना। तो यहाँ पे बी कथन भी बिल्कुल सही है। भारत का उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के ठीक बीच में स्थित है, तो ऐसा नहीं है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। कथन सही पूछा है तो ए और बी सही हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, बताइए क्या होगा, बिहार। ठीक है, बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है, ये ध्यान रखेंगे आप।
और ये भी ध्यान रखेंगे जो कि डॉल्फिन है ये IUCN के अंतर्गत, ये इसको लाल सूची में रखा गया है, लुप्त प्राय के अंतर्गत, लुप्त प्राय के प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में कौन सा कथन सही है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है उसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं। बी ऑप्शन में है, बेसिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है। सी ऑप्शन में है, बेसिन क्षेत्र में एक विविध स्थलाकृति है। बेसिन क्षेत्र में एक विविध यानी कि अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति हैं, ये बताना है उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला ऑप्शन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बनाती हैं, ये बात सही है। बेसिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है जो 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित है, तो ये भी सही है। इसके बाद है, बेसिन क्षेत्र में एक विविध स्थलाकृतियाँ हैं, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत के सिलिकॉन पठार में कौन सा उद्योग फला फूला है? ठीक है, भारत के सिलिकॉन पठार में कौन सा उद्योग फला फूला है? बस क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका बदला गया है और कुछ नहीं। आयरन और स्टील उद्योग, कॉटन और टेक्सटाइल उद्योग, सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। ठीक है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। हम लोग पूछते थे सिलिकॉन वैली कहाँ है, तो हम लोग बोलते थे कर्नाटक में है, बेंगलुरु को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया था भारत के सिलिकॉन पठार में कौन सा उद्योग फला फूला है, तो ये है सूचना और प्रौद्योगिकी उद्योग। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के फतुहा में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर है, पलामू है या भागलपुर है? सवाल पूछा गया है आपसे कि बिहार के फतुहा में मिलने वाली गंगा की सहायक नदी पुनपुन का उद्गम स्थल कहाँ है? कैमूर में है, पलामू में है या भागलपुर में है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसे अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है वो ये है पलामू। ठीक है, ये कहाँ है पलामू? झारखंड में है। तो ध्यान रखेंगे बिहार में फतुहा में मिलती है कौन? ये पुनपुन नदी गंगा से। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल जो है ये पलामू में है, जो झारखंड में है। झारखंड का एक जिला है, ध्यान रखेंगे पलामू जिला। नेक्स्ट है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती हैं? सवाल है, कौन सी नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन। ठीक है, ब्रह्मपुत्र। बाकी गंगा के बारे में तुम जानते ही हैं, गंगा गंगोत्री से निकलती है जो उत्तराखंड में है। ठीक है, जबकि ये कावेरी जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है, ताल कावेरी में पश्चिमी घाट की तलहटी से निकलती है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। और ये कावेरी कर्नाटक में, ये ध्यान रखना है, मतलब कि जो निकलती है कर्नाटक से ही निकलती है कावेरी नदी, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, और ये इसका जो द्रोणी क्षेत्र है वो 3 राज्य है, कौन कौन सा है? तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। ठीक है, कर्नाटक से तो निकलती ही है, इसके बाद ये देखें केरल और तमिलनाडु होते हुए जाकर के ये अरब सागर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, चंबल घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका भाखड़ा नंगल परियोजना। ये भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ABC होना चाहिए था। ठीक है, बाकी ध्यान रखेंगे भाखड़ा नंगल परियोजना जो है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसके बीच में स्थित है ये। ठीक है, और ये सतलज नदी पर स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। किस नदी पर? सतलज नदी पर। सतलज, ये सतलज नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल झील किस देश में स्थित है? रूस, कनाडा, अमेरिका
या फिर उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकॉल झील, ये रूस में स्थित है। कहाँ पे? रूस में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो रूस है ना, रूस में एक जगह है साइबेरिया, ठीक है, वहीं पे स्थित है ये। और ये जो बैकॉल झील है ये मीठे पानी का झील है, ध्यान रखेंगे। ये जो झील है ये मीठे पानी का झील है जो साइबेरिया में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बनास, माही, चंबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका माही। माही नदी देखेंगे कि कर्क रेखा को 2 बार ये काटती हैं, ठीक है। बाकी ध्यान रखेंगे जो बनास नदी है ना, ये चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी चंबल की एक सहायक नदी है, ये ध्यान रखेंगे आप। बाकी चंबल फिर देखेंगे कि ये आपका यमुना की एक सहायक नदी है। और फिर जो देखेंगे कि जो यमुना है वो फिर गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुंडा जल विद्युत परियोजना से लाभान्वित है? ठीक है, तो ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु, ठीक है। ध्यान रखेंगे राज्य जो कौन सा राज्य है जो कुंडा जल विद्युत परियोजना का से लाभान्वित है, तो वो है तमिलनाडु, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य रेशम का उत्पादन करता है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। हो सकता है आपका इसका आंसर कर्नाटक होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर हो जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से अधिक होगा। क्योंकि सवाल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा नहीं पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य रेशम का उत्पादन करता है। तो कर्नाटक भी करता है, तमिलनाडु भी करता है और तेलंगाना भी करता है, ठीक है। तो कन्फ्यूज ना हो, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक पॉइंट और भी पूछा जाता है, रेशम के उत्पादन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न भी है। सवाल है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में रागी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान। उपयुक्त में से अधिक होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत में रागी का सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है वो है कर्नाटक, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटक सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कर्नाटक में रागी का सर्वाधिक उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज्वार, ज्वार या ज्वार कह सकते हैं, ज्वार या ज्वार ही लिख देता हूँ मैं, अपनी अपनी भाषा है। ज्वार हो गया, आलू हो गया, कुसुम हो गया, तंबाकू है, ये सभी यहाँ पे इसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और राजस्थान देखेंगे धनिया, चना, सरसों, ठीक है। इस सब में ये प्रमुख स्थान रखता है, चना, सरसों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।